चमत्कारी दोस्त। हीरापुर के नज़दीक धनिया नामक गांव में जीवन, कमल और गोपाल नाम के 3 लड़के रहते थे। शहर की भागदौड़ से कोसों दूर घनघोर जंगल को पार करते हुए गांव तक पहुंचने की पगडंडी जाती थी। जीवन गांव में एक कुम्हार का बेटा था, जबकि गोपाल के पैदा होने के 3 साल बाद उसके माता पिता बकरी चराते वक्त जानवर के हमले से गुजर गए थे। तब अनाथ हो चुके 3 साल के गोपाल को कमल के घर वालों ने पाला था। कमल गांव के जमींदार का बेटा था। बड़ा होने पर गोपाल बकरियों को संभालने लगा और अपने माता पिता के बनाई झोपड़ी में वापस रहने लगा। गोपाल बोला, अंधेरा होने से पहले ही खाना बनाकर रख लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। बचपन से ही जीवन अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में उनका सहयोग करता आया था। साथ ही उसने अपने पिता से बर्तन बनाना भी सीख लिया था। जीवन ने कहा, पिताजी देखिए तो जरा, यह सही बनी है? जीवन के पिता ने कहा, हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। जीवन, तेरे हाथ में तो जादू है। तेरे हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन लोहे की तरह इतने सख्त बनते हैं कि कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए पर टूटते ही नहीं। यह तो तुझे वरदान है भैया, यह तो तुझे वरदान है भैया, वरदान। जीवन के हाथ में ऐसा क्या जादू था, ये तो जीवन भी नहीं जानता था, पर उसके इस जादू से वो अच्छे खासे बर्तन का व्यापार कर लेता था। एक आदमी ने कहा, और जीवन बेटा, पता है, कल मेरे मुन्ना ने गुस्से में मटकी को जमीन पर फेंक दिया। मुझे तो लगा मटकी टूट गई होगी, मगर मटकी तो एकदम सही सलामत थी भाई। फिर याद आया, यह मटकी तो तूने बनाई है। अरे भाई, इतनी जल्दी कैसे टूटेगी ये? जीवन बोला, धन्यवाद चाचा जी, वैसे कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। आदमी बोला, हाँ हाँ, जरूर जरूर भैया, जरूर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांव में बेहद शांति रहती थी। गोपाल अपने माता पिता की ही तरह जंगल में अपनी बकरियों को चराने लेकर जाता था। गोपाल जानवर की दहाड़ को कोसों दूर से सुनकर महसूस कर सकता था। बकरियां चराते हुए गोपाल को बहुत दूर से बाघ के दौड़ने की आवाज आ जाती है। गोपाल बोला, अरे ये बाघ तो दौड़ता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी बकरियों को लेकर यहाँ से भागना होगा। जल्दी गोपाल अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आता है। इस तरह गोपाल ने अपनी बकरियों को उस बाघ के हमले से बचा लिया। गोपाल बोला, बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। कमल गांव के जमींदार का बेटा था, इसलिए गांव में उसे हर कोई पहचानता था और उसकी किसी भी शरारत पर उसे माफ कर दिया जाता था। गोपाल बोला, भाई तो भी आम तोड़ने आ गया, हमें कोई देख लेगा तो बहुत सुनाएगा, कह रहा हूँ। कमल ने कहा, अभी आ रहा हूँ, थोड़े तो आम तोड़ लूँ। बचपन से ही कमल के पैरों में एक ऐसी पकड़ बनी हुई थी जिसकी बदौलत वह मिनटों में ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लाता था। गोपाल ने कहा, भाई जल्दी नीचे आ, कोई आ रहा है। कमल फटाक से पेड़ के नीचे उतरता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। धनिया गांव घंघोर जंगल के बीच था। इस वजह से खतरनाक जंगली जानवर अक्सर गांव तक आ जाया करते थे, लेकिन काफी हफ्तों से कोई भी जंगली जानवरों के दिखाई देने की खबर नहीं सुनाई दे रही थी। गोपाल ने कहा, इन बकरियों को घुमाकर लाता हूं, वरना ये चैन से बैठने भी नहीं देंगी। चल अब चुप हो जा, लेकर चल रहा हूं, गोपाल बकरियों को बोला। बकरियां चराते हुए गोपाल को एक मरे हुए हाथी का शव जंगल में नजर आया, जिस पर काफी बड़े और धारदार पंजे के निशान थे। गोपाल ने कहा, अरे इतनी बेरहमी से किसने इस हाथी को मारा है?
इसके शरीर पर जैसे निशान हैं, उसे तो यही लग रहा है कि जैसे ये किसी जानवर के पंजे के निशान नहीं, जरूर कोई और बात है। गोपाल ने आवाज महसूस करने की कोशिश की तो उसे दूर पहाड़ों के पास से रहस्यमय आवाज सुनाई दी। गोपाल को होने वाली किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। वह दौड़कर वापस गांव की तरफ भागा और सीधा कमल के पास आया। गोपाल बोला, भाई, गजब की कयामत देखकर आ रहा हूं। मरे हुए हाथी पर बड़े से पंजे के निशान हैं, जो किसी जानवर के भी नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ जैसा इंसान उस हाथी की अतड़ियां नोच दिया हो। कमल बोला, क्या? तुझे यह सब कैसे मालूम कि वो निशान किसी जंगली जानवर के नहीं हैं बल्कि इंसान के हैं? गोपाल ने कहा, भाई, मैंने अपने कानों से उस आवाज को सुनकर महसूस किया। कमल जानता था कि गोपाल के सुनने की शक्ति कभी धोखा नहीं खा सकती। कमल बोला, अच्छा ऐसा है, फिर चलो चलकर देखते हैं। गोपाल ने कहा, अभी इस वक्त? थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। कमल बोला, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। डरने से कुछ नहीं होने वाला। जंगल घना था, इस वजह से दूर तक देख पाना संभव नहीं था, पर नदी के पास ही एक ऊंचा शीशम का पेड़ था जो पहाड़ के उस तरफ चोटी से लगा हुआ था, जिसके ठीक दूसरी तरफ के पहाड़ों से वो रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। कमल ने कहा, इस पर चढ़कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दूसरे तरफ वाली पहाड़ी पर क्या चल रहा है। गोपाल बोला, कमल भाई, आप ही हो हनुमान, हमने पेड़ों पर चढ़कर आम नहीं तोड़ा है। कमल बोला, ठीक है, मैं देखकर आता हूं। कमल तुरंत ही पूरी फुर्ती से शीशम से होते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। चोटी पर चढ़ते ही कमल की आंखें भौचक्की रह गई। कमल बोला, भाई, सच में कयामत आने वाली है। गोपाल बोला, ऐसा क्या देख लिया? कमल ने कहा, दूसरी तरफ एक पहाड़ जैसा वन राक्षस अजगर नोचकर खा रहा है। गोपाल बोला, मैंने पहले ही बताया था उस आवाज के बारे में। चलो अब वापस चलो, गांव वालों को बताते हैं। जंगल से गांव की तरफ वापस जाते वक्त पूरा अंधेरा हो चुका था। गांव तक ले जाने वाली पगडंडियां ठीक से दिखाई देना बंद हो गई थी। अचानक ही कमल और गोपाल रास्ता भटक गए। गोपाल बोला, भाई, अंधेरा हो गया है और रास्ता खत्म नहीं हो रहा। कमल ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी ये पगडंडी अनजानी सी लग रही है। लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं। दोनों अपनी जगह पर रुककर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी। गोपाल बोला, भाई, उस तरफ देखो, रोशनी सी नजर आ रही है। चलो वहां, लग रहा है कोई है, उससे मदद मांगते हैं। कमल ने कहा, हाँ चलो, उस तरफ चलते हैं। रोशनी दोनों को जंगल में एक झोपड़ी तक ले गई, जहां उन्हें एक वृद्ध फकीर नजर आया। फकीर बोला, आओ बच्चों, मैंने ही तुम्हारा रास्ता बदला है यहाँ तक लाने के लिए। कमल और गोपाल उस बूढ़े फकीर को देखकर हैरान रह गए। फकीर बोला, घबराओ मत बच्चों, सब नियति का लिखा हुआ है। मेरा यहाँ आना और तुम दोनों को यहाँ बुलाना। बस मुझे इतना बताओ कि तुमने पहाड़ी पर क्या देखा। कमल और गोपाल ये समझ चुके थे कि फकीर बाबा से उस वन राक्षस का जरूर कोई संबंध है। कमल और गोपाल ने पूरी कहानी उस फकीर को बताई। फकीर बोला, मुझे सब मालूम है बच्चों, वो मेरे ही शक्तियों से बनाई हुई औलाद है और जल्दी ही उसे खत्म नहीं किया गया तो इस जंगल के जानवरों के साथ साथ आसपास के सारे गांव और शहरों का सर्वनाश कर देगा। कमल बोला, तो यहाँ आपने हमें क्यों बुलाया है बाबा, और हम क्या कर सकते हैं? फकीर बोला, इसके लिए तुम दोनों नहीं, तुम तीनों ही
इस वन राक्षस को खत्म कर सकते हो। कमल ने कहा, लेकिन बाबा, हम तो दो हैं, ये तीसरा कौन है बाबा? फकीर बोला, तीसरा तुम्हें तुम्हारे धनिया गांव में ही मिल जाएगा। जाओ जाकर खोज सको, जाओ जाकर खोज करो। कमल ने कहा, लेकिन उस वन राक्षस को खत्म करने का उपाय क्या है? बाबा ने पोटली में से मिट्टी उन्हें दी। फकीर ने कहा, वो किसी भी खंजर या तलवार से नहीं मरने वाला। उस राक्षस के माथे पर एक छेद है, जिसमें इस मिट्टी से बना हुआ खंजर घोंपना होगा। उसके अंत का एकमात्र उपाय यही है। बाबा ने कमल और गोपाल को उनके गांव तक पहुंचने का रास्ता दिखाया और दोनों यही सोचते हुए अपने गांव पहुंच गए कि आखिर वो तीसरा कौन है जो राक्षस को मारने में हमारी मदद करेगा। सोचते सोचते दोनों धनिया गांव पहुंच गए। गोपाल बोला, भाई, मुझे नींद नहीं आने वाली आज रात। कमल ने कहा, हाँ भाई, चलो मंदिर पर बैठकर इस मामले का कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। रात काफी हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी को मंदिर के पास किसी के होने की भनक लगी और नजदीक जाकर देखा तो गोपाल और कमल उन्हें बैठे हुए मिले। पुजारी बोला, बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? गोपाल ने पुजारी के आगे पहाड़ी से लेकर फकीर की बात बताई। साथ ही उस फकीर बाबा द्वारा दी गई मिट्टी को भी पुजारी के सामने रख दिया। पुजारी बोला, गांव के कुम्हार का बेटा जीवन बड़े ही मजबूत बर्तन बनाता है। उसके बनाए हुए मटके ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटते। भगवान जाने कौन सी शक्ति है उसके हाथों में, जो मिट्टी भी लोहे की तरह सख्त बना देता है। गोपाल बोला, आप कहना क्या चाहते हो पुजारी जी? पुजारी बोला, जाओ, उसको कुम्हार के बेटे जीवन से इस मिट्टी का एक धारदार चाकू बनवा लो, जिसकी नोक इतनी तेज हो कि पहले ही वार में राक्षस अचेत हो जाए। कमल बोला, उस तक तो मैं पहाड़ी चढ़कर पहुंच जाऊंगा, पर अगर वो मुझ पर हमला कर देगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। पुजारी बोला, अगर वो हाथी जैसे जानवर को मारकर खत्म कर रहा है, मतलब वो दिन में जागता है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो रात में अपनी थकान मिटाने को सोता जरूर होगा। आधी रात में उस वन राक्षस को मारने की कोशिश की जा सकती है। गोपाल को जंगल के फकीर बाबा के बताए तीसरे इंसान का भी पता चल चुका था। दोनों ने रात में जीवन के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताई और उसे फकीर बाबा के दिए हुए मिट्टी का हथियार बनाने को राजी किया। जीवन ने कहा, भाई, बना लूंगा मैं हथियार, पर इसे सूखने में कल दोपहर हो जाएगी। कमल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसा भी हम दोनों कल रात में जाएंगे। जीवन बोला, दोनों नहीं, तीनों, मैं आप दोनों के साथ चलूंगा, ये गांव मेरा भी है। दोनों ने दो से भले तीन बनकर जीवन को भी अपने इस मुहिम में साथ ले लिया। अगली रात पहाड़ी के नजदीक पहुंचते ही गोपाल ने वन राक्षस के खर्राटों की आवाज को महसूस कर लिया। 24 घंटे में सूख कर सख्त मिट्टी का हथियार भी तैयार हो चुका था। कमल ने हिम्मत करके वन राक्षस की पहाड़ी पर पेड़ों के सहारे चढ़ाई कर दी। जीवन बोला, भाई, मैं चलूंगा पहाड़ी पर, तुम अकेले मत जाओ। गोपाल बोला, हाँ भाई, हम दोनों आ रहे हैं। कमल ने कहा, तुम दोनों चढ़ कैसे पाओगे? पहाड़ी पर कहीं नीचे इंतजार करो। गोपाल ने कहा, तुम रास्ता दिखा दो, हम चढ़ जाएंगे। कमल बोला, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ और आराम से, वरना फिसल जाओगे। तीनों किसी तरह कमल की मदद से पहाड़ी पर चढ़ गए। वन राक्षस सो रहा था, पर अचानक उसके खर्राटों का शोर थम गया। कमल बोला, छुप जाओ, वो जागने वाला है, इधर आ जाओ, इस पत्थर के पीछे से नहीं देख पाएगा वो। वन राक्षस को इंसानी महक आ गई थी। कमल बोला, सुनो, एक तरीका है मेरे पास, मैं वन राक्षस का ध्यान अपनी तरफ लाऊंगा, तुम दोनों पीछे से उस पर हमला कर देना। गोपाल बोला, भाई, खतरा है। कमल ने कहा,
उस राक्षस से बड़ा और क्या खतरा हो सकता है। जान बचानी है तो चलो कोशिश करो। कमल अचानक से पहाड़ी के कोने से जाकर राक्षस के सामने खड़ा हो गया। कमल बोला, और राक्षस इधर देख जरा। वन राक्षस भागते हुए कमल की तरफ झपटा। जैसे ही वन राक्षस कमल के नजदीक जाकर उस पर झपटा, कमल पहाड़ी के कोने में लटकी पेड़ों की बेल के सहारे कूदकर दूसरे पेड़ पर चल गया। भारी शरीर के साथ वन राक्षस हवा में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कमल बोला, गोपाल, राक्षस को धक्का दो। जीवन, राक्षस को धक्का दो। गोपाल बोला, भाग जीवन, राक्षस को धकेलना है। अभी वह खुद को संभाल रहा है, अच्छा मौका है। गोपाल, जीवन ने एक साथ पूरे जोर के साथ अपना दम लगाकर राक्षस के ऊपर कूदकर धक्का दिया। राक्षस पहाड़ी से गिरते हुए दो पेड़ों के बीच जाकर फंस गया। अगल बगल पहाड़ी के बने गड्ढे थे, जिसके वजह से राक्षस हिल भी नहीं पा रहा था। वन राक्षस बोला, ओह आई। कमल बोला, ये लो जादुई मिट्टी का खंजर, वन राक्षस के माथे में मार दो। जाओ, जल्दी करो। उन दोनों ने फकीर बाबा के बताए अनुसार उस राक्षस के माथे पर बने छेद पर पूरी तेजी से हमला किया। वन राक्षस पेड़ों के बीच अचेत हो गया। जोरदार बरसात शुरू हो गई। वन राक्षस के माथे पर गड़ा हुआ मिट्टी का हथियार वहीं धुल गया और वन राक्षस का अंत हुआ। इस तरह जीवन, गोपाल और कमल को मिली प्राकृतिक शक्तियों की बदौलत धनिया गांव और जंगल की रक्षा हुई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।